हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा डे 10 है, दिन 10वां है कंप्लीट पॉलिटी के साथ। आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से जुडिशरी पे चर्चा करेंगे, न्यायपालिका पे चर्चा करेंगे। ये हमारा चैनल एडुकेटिव विज़न है। तो अगर यह मेरी वीडियो अगर अच्छा आपको लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आइए देखते हैं, आज आप हमारा डे 10 है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं था और जिसकी वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं आई है। इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए देखते हैं भारत के न्यायपालिका के बारे में। देखिए, ये हमारा जो न्यायपालिका है, भारत का न्यायपालिका है, इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें जुडिशरी को, कि सबसे ऊपर में है सर्वोच्च न्यायालय और उसके जस्ट नीचे आती है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि केंद्र में है, उच्च न्यायालय जो कि हर राज्य में होती है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिसको हम लोग मतलब उसके नीचे की अदालत होती है। और नीचे की अदालत 3 भाग में बांटा जाता है: दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत और राजस्व न्यायालय। दीवानी अदालत के नीचे जो है जिला न्यायाधीश आता है। फिर उसके नीचे जो है उप न्यायाधीश आता है, जिसमें पारिवारिक विवाद वगैरह का निपटारा होता है। फिर मुंसिफ आता है। फिर उसके नीचे जो है लघु विवाद न्यायालय या लोक अदालत, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, आप यहाँ पे आपको देखना है कि निचली अदालत के नीचे जो है फौजदारी न्यायालय आती है। फिर उसके नीचे जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश आती है। फिर उसके नीचे जो है मेट्रोपॉलिटन या क्लास 1 जज आता है। फिर क्लास 2 मजिस्ट्रेट आता है। फिर क्लास 3 मजिस्ट्रेट आता है। फिर निचली अदालत के नीचे ही राजस्व न्यायालय आता है, जो राजस्व से संबंधित होता है, रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित होता है। फिर उसके नीचे जो है राजस्व मंडल होता है। फिर आयुक्त या कलेक्टर होता है। फिर तहसीलदार होता है। फिर सहायक तहसीलदार होता है। चूँकि इसमें बहुत कम दिया हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अपने से जो है इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं इसमें बताते चलूँ। देखिए, न्यायपालिका का अर्थ होता है कि जो समस्त न्यायालयों को जो है मिला के जो बनता है ना, समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से जो है न्यायपालिका कहते हैं। यानी कि न्यायालयों में शक्ति का विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिला का जिला न्यायालय और इनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अगर बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो है भारत के न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ पे स्थित भाइयों? तो दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है, इसके संबंधित अगर अनुच्छेद के बारे में बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद जो है 1 to 4 याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है मेरे दोस्तों। 1 to 4 याद रखना है आपको। ओके। 124। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधक विधेयक एक आया था 2019 में। इसके अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान के मूलतः में की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में जो है सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 8 से जो है 11 कर दी गई थी। फिर उसके बाद जो है 1960 में यह संख्या पूरा बढ़ाकर 14 और 1978 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 की गई और 2019 में जो है 1 + 33 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है। यह अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपको बनना है दोस्तों, तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने के जो है रिटायरमेंट का जो एज है 65 ईयर्स होती है, याद रखना है आपको। ठीक है। और न्यूनतम इसका कोई एज नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद और गोपनीयता का शपथ जो है कौन दिलाते हैं? तो हमारे आदरणीय जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब जो है दिलाते हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का आपको न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या क्या है, जरा समझिए ध्यान से। पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालयों का लगातार 10 वर्षों तक जो है वकील रह चुका हो। अधिवक्ता बोलेगा तो 10, और अगर अपना न्यायाधीश की बात करेगा तो 5। तभी आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे। या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता भी रहेगा तो उसको बनाया जाता है। अच्छा, जो देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर न्यायाधीश के वेतन भत्ते की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 125 में वेतन भत्ता से संबंधित लिखा हुआ है। इसका मुख्य न्यायाधीश को जो है 2,80,000 प्रति माह, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं 2,50,000 मिलता है। यानी कि जो एक है उनको 2,80,000 और जो 33 है उनको 2,50,000 को जो है मिलता है। फिर इसके अलावा जो है उन्हें निःशुल्क आवास, अन्य सुविधा जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। न्यायाधीशों का वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% जो है होता है। पेंशन की बात 65 के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, पद विमुक्त के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्त के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश के शिष्ट, भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तथा साथ भी यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदाता जो है मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित है वो मतदान में भाग लेते हैं और उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करें। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद जो है राष्ट्रपति के पास प्रार्थना समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात समझिएगा कि पद विमुक्ति की अगर बात करेगा तो प्रस्ताव जो है 100 सदस्य जो है लोकसभा के मामले में या 50 सदस्य जो है राज्यसभा के मामले में हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष यानी सभापति को दिया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। और सबसे अगर पूछेगा कि अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन थे, तो ये थे हमारे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ YVC। ये जो है अपना 22 फरवरी 1978 से 1985 तक थे, यानी कि लगभग 7 साल थे। ठीक है, याद रखना आपको। और सबसे कम समय तक की बात करेगा तो न्यायाधीश कमल नारायण सिंह, ये जो है मात्र 17 दिन के लिए थे 1991 में, जब वहाँ पे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लगाया गया था, PIL जो है, तो उसमें जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उस समय जो है PN भगवती जी थे। PIL जो है उस समय जब लाया गया था तो कौन थे? न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति जो थे PN भगवती जी थे। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं, अगर एक बार अवकाश उनको मिल गया तो। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित जो है हो चुकी है। याद रखना है आपको। ठीक है, आगे समझिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अपना सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि भारतीय संघ एक या एक से अधिक राज्यों का मध्य जो उत्पन्न विवाद रहेगा उसको ये देखता है। ठीक है। और बाकी 143 को याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पूछता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। तो पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मांगना, तो अनुच्छेद 143 है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और पूछता है क्वेश्चन कि अभिलेख न्यायालय की चर्चा किसमें की गई है? अभिलेख न्यायालय ये की गई है 129 में। कितना में की गई दोस्तों? 129 में। ओके, नेक्स्ट अगला समझिएगा ध्यान से अपना। अब देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिया हमने, अब उच्च न्यायालय थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उच्च न्यायालय के बारे में समझिए ध्यान से। देखिए, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 बोलता है। क्या बोलता है? 214।
और लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों अथवा किसी राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। बहुत सारा है, मैं आगे बताऊंगा। 231 में लिखा हुआ है। और वर्तमान में पूछेगा कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 है, जिनमें 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। तो 25 अभी फिलहाल है। और प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है ना। उच्च न्यायालय का आपको बनना है न्यायाधीश तो भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा कि किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे। ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है, आगे समझिएगा। अच्छा देखिए, मैं क्या बोला हूँ, कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रह चुका हूँ उच्च न्यायालय में। उसमें क्या था कि 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। और इसका जो है अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है, याद रखिएगा, रिटायरमेंट का। और 65 वर्ष प्रस्तावित है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को यानी कि संसद द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वाला हम बताए थे 129 में, तो इसका अगर अभिलेख न्यायालय की बात करेगा तो अभिलेख न्यायालय है 215 में। कितना में है? 215 में। एक बात याद रखिएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, एक सेकंड देखिए। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, ज़रा समझिएगा कि जो अपना सबसे पहला जो था कलकत्ता उच्च न्यायालय था 1862 ईस्वी में था, और दूसरा उसके बाद आता है बम्बई 1862 में था, और तीसरा जो है 1862 में था मद्रास। तो कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास सबसे पुराना है। फिर इलाहाबाद आया था 1866 में, और हम बिहार से हूँ मैं तो पटना का याद रखता हूँ मैं हमेशा, कितना में, तो 1916 में। ये आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन जरा समझिएगा कि केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। केरल बंद को पूछेगा असंवैधानिक घोषित किसने किया था, तो केरल उच्च न्यायालय ने जो है किया था। ठीक है ना। और ये हमारा था। अब एक लोक अदालत के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें तो उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन मैं लोक अदालत के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा, जरा समझिएगा लोक अदालत के बारे में। देखिए, लोक अदालत कानूनी विवादों का मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 में हुआ था, द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवाद में संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करती है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि सबसे पहली लोक अदालत कहाँ बैठी थी, तो दिल्ली में बैठी थी। और कब, तो 1985 में। ठीक है, इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए थे, पहला जो बैठा था। तो ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा है क्वेश्चन बिहार दरोगा वगैरह में, चाहे एनटीपीसी में भी बहुत बार देखा हूँ, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये दोनों का आंसर होता है 1986 में। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या, तो ये जो है उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए इसको लाया गया था 1986 में। और कैट के बारे में थोड़ी जानकारी रखिएगा, कैट से भी क्वेश्चन आता है, CAT, कैट। तो कैट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। ये कब आया था, तो 1985 में आया था। और इसका चर्चा कहाँ पे है, तो 323 के क में है, ए में है। ठीक है। और कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य, 16 जो है उपाध्यक्ष होंगे प्लस 49 जो है सदस्य होते हैं। तो ये हमारा फूल जो था, हमने जो है आपको न्यायपालिका के बारे में बताया है। अब मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। और दोस्तों, जैसे ही मेरा अभी 7 दिन और क्लास चलेगा, हम 30 दिन इसका नाम रखे थे तो कंप्लीट पॉलिटिकल, लेकिन हम जल्दी इसको कंप्लीट करा के जो है आपको मैं लूसेंट का निचोड़ दूंगा। और उसके बाद लूसेंट से ही जो है मैं आपको
ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन जो है मैं पूरा कराऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णयन की शक्ति किसके पास अधीन आती है? तो मूल क्षेत्र अधिकारिता के अंतर्गत जो है आती है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत शामिल भारत संघ के विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद को जो है निपटारा होता है। पीआईएल हम आपको बताए थे, तब पीआईएल को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इससे बहुत क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट अपना लिटिगेशन। नेक्स्ट, लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधीन बनाई गई है। न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं सेवानिवृत्त होने तक, सही बात है। भारत के संविधान का डैश सर्वोच्च न्यायालय के तो 124 का बताए थे आपको। डैश किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भाई सुप्रीम कोर्ट है वो। अनुच्छेद डैश 124 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन के बाद है, याद रखिएगा, बताए भी थे। अगला कि भारत के उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव 1991 में आया था, मनमोहन सिंह, बताए थे ना आपको। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए सही है संघीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, संविधान का रक्षक। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। माने कि जो छोटे न्यायालय है उसको कौन देखता है? तो उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय। प्रथम महिला जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी तो लीला सेठ। ये मैं आपको मिसलेनियस में करा भी दूंगा, लूसेंट का सब लाऊंगा आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय क्या है, न्यायालय क्या है? तो उच्चतम न्यायालय है दोस्तों। क्या है? उच्चतम न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, और क्या है, ठीक है। अगला जरा देखिएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है तो भारत के सभी न्यायालय। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो हरिलाल जे कनिया, HJ कनिया पहले मुख्य न्यायमूर्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुषंगी शक्तियों का संबंधित क्या है? तो 140 है। अनुषंगी शक्तियों का बोलेगा तो 140 है। तो दोस्तों हमने जो है एडुशक्ति विजन पे आज ये डिटेल लाया था, और ये जो हमारा एडुशक्ति विजन चैनल है जिसमें हमने पूरा कंप्लीट न्यायपालिका जो है आपको बताया है, डिस्कस भी किया है बहुत बेहतरीन ढंग से। तो हमारा 30 दिन का एक टॉपिक रहेगा, लेकिन हम जो है आज 10 है तो हम जो है 7 से 8 दिन में कंप्लीट पॉलिटी खत्म करूंगा, और उसके बाद लूसेंट का निचोड़ लाऊंगा, और फिर बचे हुए 10 दिनों में जो है हम जो है आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करा दूंगा। तो अगर यह वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एडुशक्ति विजन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमने आपको वादा किया है कि हम आपको सिलेक्शन दिला के ही मानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको डेली का जो नोटिफिकेशन है अच्छा से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।